सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, उसकी एक और वीडियो में लेकर आ गया हूँ और ये हमारा पार्ट 5 रहेगा इस चैप्टर में। और नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले की जो वीडियोज़ है वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं ऑफ स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब कहाँ तक इसका फैलाव है, फिजिक्स कहाँ तक फैली हुई है। भाई फिजिक्स तो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। जिस मोबाइल या पीसी या टैबलेट जहाँ पर भी आप देख रहे हो उसमें फिजिक्स है। जिस आँख से देख रहे हो वहाँ फिजिक्स वर्क कर रही है, जिस कान से सुन रहे हो वहाँ फिजिक्स वर्क कर रही है। तो फिजिक्स आपको हर जगह मिल जाएगी। फिजिक्स का फैलाव तो बहुत दूर तक है। लेकिन इसके बारे में समझने के लिए, कुछ आइडिया हमको लगने के लिए इसके अलग अलग जो डिसिप्लिन्स है, यानी हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है तो उसको कई हिस्से में बांट देते हैं, ठीक है, कई ब्रांचेस बना देते हैं। तो उसके जो अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, यानी एक तरह से कह सकते हो अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, उसकी तरफ हम देखेंगे, उसको जो हम समझेंगे तो हमको कुछ आइडिया लग जाएगा कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। और पूरी तरह से फिजिक्स के स्कोप को जानने के लिए तो शायद आपकी ज़िंदगी भी छोटी पड़ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको ज़रूर लग जाएगा इससे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, 2 डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 2 तरीके से हम फिजिक्स से डील करते हैं। एक तो वो फिनोमेना है जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं और एक वो जो माइक्रोस्कोपिक पे होते हैं, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ का साइज क्या है उसके हिसाब से हमने फिजिक्स का एक डोमेन बना दिया है। डोमेन बेसिकली होता है जैसे फील्ड ऑफ थॉट या फील्ड ऑफ एक्टिविटी। कोई एक फील्ड हमने बना दी कि भाई इसमें ये चीज़ों की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा ब्रांच से मिलता ही जुलता है। तो हमने एक मैक्रोस्कोपिक बनाया है और एक माइक्रोस्कोपिक बनाया है। अब समझते हैं क्या है ये माइक्रो और मैक्रो। मैक्रोस्कोपिक जो डोमेन है इसके अंदर वो फिनोमेना होते हैं जो आपके लेबोरेटरी लेवल पे होते हैं, यानी जनरल जो आपकी लैब होती है उसमें जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो वो सारे मैक्रोस्कोपिक के अंदर आते हैं, ठीक है। वहाँ नॉर्मल साइज़ के ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप कोई लेंस लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या केमिकल कोई रिएक्शन करा रहे हो, ये सब क्या होते हैं लेबोरेटरी लेवल पे जो आप फिनोमेना देखते हो ये मैक्रोस्कोपिक के अंदर आता है। टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीनी लेवल पे जितने भी आप चीज़ें देखते हो, जो भी फिनोमेना हो रहा है, जैसे आपका वेलोसिटी स्टडी कर रहे हो, डिस्टेंस स्टडी कर रहे हो, फोर्स स्टडी कर रहे हो, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स यानी जो स्पेस में चीज़ें हैं, जैसे मून की स्टडी करना, उसका जो मोशन हो रहा है और उससे रिलेटेड स्टार्स हो गए और अलग अलग जो प्लैनेट्स हो गए, उतनी बड़ी चीज़ों पे जो हम फिनोमेना हो रहे होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम वो चीज़ें जो एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर लेवल पे हो रहे होते हैं फिनोमेना, ठीक है। यानी बहुत छोटी छोटी चीज़, भाई नाम से ही आप समझ सकते हो माइक्रोस्कोप से क्या चीज़ें आप देखते हो जो बहुत छोटी होती है, जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख पाते। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन वो होता है जहाँ पर एटॉमिक लेवल पर कोई चीज़ हो रही है, एटम के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, जब ये सब स्टडी करते हैं तो वो हमारा किस डोमेन में आता है, माइक्रोस्कोपिक। मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं, कैसे ब्रेक हो रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी जो स्टडी होती है हमारी, और इससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना, जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं वो हमारा माइक्रोस्कोपिक के अंदर आता है। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो भी हमने डिस्कस की वो मैक्रोस्कोपिक में आती है। एक और आती है इसी के बीच में आपका मीजोस्कोपिक, ठीक है। मीजोस्कोपिक में क्या होती है, फ्यू टेंस या फ्यू हंड्रेड्स एटम का हम ग्रुप बना लेते हैं, उससे जब हम डील करते हैं, ठीक है। कुछ 10 कुछ 100, यानी मान लो 20 30 इस तरह के एटम का ग्रुप है, या 100 200 300 इस तरह के एटम्स का एक ग्रुप है। वहाँ पर जो उससे रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं, इतने एटम्स मिलकर कोई इवेंट कंडक्ट करा रहे हैं, तो जब इसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम एक अलग ब्रांच में रख लेते हैं मीजोस्कोपिक में, ठीक है। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक से बड़ा है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम एक एटम या 2-3 इस तरह के एटम तक ही देखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे, मैक्रो, माइक्रो और मीजो, ठीक है। अब जो आपका क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स को भी हमने कई ब्रांचेस में बांट दिया है। उसमें से जो आपका सबसे पुराना वाला कह सकते हो वो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो जो आपका क्लासिकल फिजिक्स है वो इसी मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना से डील करता है, क्योंकि हमको बहुत पहले इतना एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो हम उस लेवल पे जाकर स्टडी नहीं कर पा रहे। तो सारी चीज़ें जो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आई वो मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना को ही डील करती थी, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। जैसे अभी तो आप एज अ चैप्टर पढ़ोगे, आगे हायर स्टडीज़ में आप एक सब्जेक्ट की तरह से इन सबको पढ़ोगे। जैसे आपका मैकेनिक्स हो गया, ये अलग सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये सब किस में आता है, आपका क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपके क्लासिकल फिजिक्स के अंदर।
अब एक एक को थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी डिटेल में आपको इन्हीं 2 साल में पढ़ना है इन्हीं चीज़ों को। जो आपका मैकेनिक्स है वो पूरी तरह से फाउंडेड है, यानी एक तरह से बेस्ड कह लो, किस पे है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स के जो मोशन के लॉज हैं और ग्रेविटेशन के लॉज हैं उन्हीं पे बेस्ड ये सब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड उन्हीं की चीज़ों को हम पढ़ते हैं इस मैकेनिक्स में। इसमें क्या होता है, इस कंसर्न विद द मोशन, इसमें हम जो पढ़ते हैं वो मोशन और इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, किसी पार्टिकल के मोशन या उसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। मोशन तो आप समझ गए होंगे, कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम कह देंगे मोशन में। ये इक्विलिब्रियम वर्ड क्या है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है, उसके इस तरफ से एक फोर्स लग रही है F यूनिट की और इधर F यूनिट की फोर्स लग रही है। बताओ ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, कहीं मूव नहीं करेगा क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रही है। तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन है। इक्विलिब्रियम कई तरीके का होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। कोई चीज़ बैलेंस वे में है तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। यहाँ देखो फोर्स बैलेंस है, इसीलिए कोई मोशन नहीं होगा, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन कह सकते हैं। अब कहोगे इसके लिए तो हम स्टैटिक यूज़ कर सकते थे क्योंकि हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना, मोशन में है, स्टैटिक है। लेकिन इक्विलिब्रियम एक ब्रॉड वर्ड है। दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। एक बॉक्स रखा है या कोई चीज़ रखी है, उसका जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बिल्कुल उसके करीब ही टच कराकर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ क्या होगा। बेसिक सी चीज़ है, आप समझते हो, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की चीज़ नहीं है। ये जो गर्म वाली चीज़ है जिसका 100 डिग्री टेम्परेचर है, ये अपनी हीट इस 0 वाले को दे देगा। ठीक है, यहाँ से हीट मूव करने लगेगी। ठीक है, ये 0 डिग्री वाला गर्म होने लगेगा और ये 100 डिग्री वाला ठंडा होने लगेगा। अगर हम मान लें कि ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेट का मतलब बाहर कहीं हीट नहीं जाएगी, जो हीट है वो यहीं रहेगी, तो उस केस में क्या होगा, एक टाइम आएगा थोड़ी देर के बाद, ये जो हमारी चीज़ थी इसका 50 और ये वाली जो चीज़ थी इसका भी 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। और जब ये स्टेट आएगी उस केस में हीट का मोशन बंद हो जाएगा, कोई हीट मूव नहीं होगी। ऊपर तो भाई एक तरफ ज़्यादा हीट थी, ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ थी, इसलिए अपनी हीट इसने ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन जब हीट बराबर हो गई उस केस में कोई भी हीट अब मूव नहीं करेगी, तो हम कह सकते हैं कि अब क्या स्टेट आ गई है, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। इसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, बैलेंस हो गई है, अब हीट जो है बैलेंस हो गई, इसलिए हीट का मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वर्ड और डिटेल में हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। लेकिन जितना आप यहाँ समझ गए होगे, बहुत से लोग पूरा पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते कि इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है क्योंकि आगे आप पढ़ोगे ही पूरा 2 साल में। बस ये है कि ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल रटना पड़ जाए कि कुछ भी हो रट लें हम, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आपके माइंड में रहे ये चीज़ क्या है। तो हम मोशन और इक्विलिब्रियम किसी भी पार्टिकल का उसकी स्टडी करते हैं इस मैकेनिक्स वाले सब्जेक्ट में। एंड रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़, देखो रिजिड का मतलब क्या है, इसको मैं हटाता हूँ पहले। कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और इसका कोई शेप और साइज कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे है वैसे है, तो हम कहेंगे ये रिजिड ऑब्जेक्ट है कि फोर्स के केस में इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और डिफॉर्मेबल, समझ गया, डिफॉर्म अभी वर्ड मैंने यूज़ किया। डिफॉर्मेबल मतलब हम फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज़ की स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं जो रिजिड है और जो डिफॉर्मेबल है। ठीक है, ये दोनों तरह की स्टडी करते हैं। एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या चीज़ है, ये पूरा चैप्टर आगे पढ़ोगे। शॉर्ट में मैं बताऊँ, अगर देखो अभी आगे के कुछ चैप्टर्स आप पढ़ोगे तो वहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पार्टिकल मान के चलोगे। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कोई कार है वो मूव कर रही है, तो वहाँ पर कार के शेप साइज़ इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको बस इतना कह देगा कार इतनी डिस्टेंस कवर की, इतना टाइम लगा, वेलोसिटी बता दो। ठीक है, जनरल सी चीज़ हो गई। तो आगे के कुछ चैप्टर किसी भी चीज़ को आप पार्टिकल मान के चलोगे, लेकिन उसके बाद एक चैप्टर आपका आएगा जहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी पड़ेगी। जैसा आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ना कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो सारे जो पार्टिकल हैं उसका बिहेवियर एक जैसा नहीं होगा। मैं एक एनिमेशन से आपको ये चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल मान के चल रहे हैं, ये मान लो एक बॉल है, हमने कह दिया ये एक बॉल है और ये अभी यहाँ पर थी और थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुँच गई। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर की हमको वैल्यू दे दी, मान लो 6 मीटर कह दिया, और कितना टाइम लगा, मान लो 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इसने 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। हमसे सिंपल पूछ लिया कि वेलोसिटी बता दो, आराम से आप लगा दोगे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया और कितना टाइम लगा है 2, और आप कह दोगे 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने इस बॉल को एक पार्टिकल मान के चले हैं।
लेकिन अगर हम इसे पार्टिकल ना मान के चलें और ये कहें कि ये जो बॉल है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी एक पार्टिकल यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसके, जिसको मिलाकर ये एक बॉल बनी है या डिस्क कह लो। तो चलिए मैं दूसरा केस आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देखो, ये ब्लू कलर की हमारी एक बॉल है और इस पर 2 पॉइंट हमने मार्क कर दी। एक बिल्कुल सेंटर में ये हमारा बी है और ये बिल्कुल टॉप पे हमने ए मार्क कर दिया है, ठीक है। अब ये बॉल मूव करेगी, ठीक है, ये बॉल आगे की तरफ जा रही है और ये यहां पहुंच गई, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वाली आपको बॉल दिख रही है, ये उसकी पुरानी वाली पोजीशन है और ये वाली आपकी नई पोजीशन है, ठीक है। अब देखो इसके सारे पार्टिकल्स की एक डिस्टेंस कवर नहीं किए। देखो टाइम तो वही होगा कि भाई अभी यहां पर थी और इसको 2 सेकंड लगा यहां तक पहुंचने में, ठीक है, यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड लगा, लेकिन इसके हर पार्टिकल ने सेम डिस्टेंस कवर नहीं की। बी पॉइंट कैसे कवर किया? बी पॉइंट से लेके बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है कितना मूव किया, मान लेते हैं हम ये 6 मीटर है, लेकिन ए पॉइंट ने कितना मूव किया, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस कवर की और ये हम मान सकते हैं 8 मीटर, बल्कि और ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसी एक डिस्क की अलग अलग पार्टिकल की जो डिस्टेंस थी वो अलग थी। इस तरह से एक पॉइंट मान लो हम यहाँ सी मान लेते हैं, तो ये यहाँ आएगा करीब, ठीक है। इसको भी अगर हम ज्वाइन कर लें तो इसकी डिस्टेंस अलग होगी, ठीक है। तो अगर हम ये मान के चलें कि एक जो चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, वो बहुत छोटे छोटे बहुत ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो इस केस में अलग अलग पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग कवर होगी। इस केस में जो वेलोसिटी है वो भी अलग हो जाएगी, ठीक है। बहुत डिटेल में आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ गए होगे जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या चीज़ है। और मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट बाय जेट ऑफ इजेक्टिंग गैस। जब रॉकेट ऊपर जाती हुई देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा गैसेज नीचे की तरफ निकलती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? इसी मैकेनिक्स वाली ब्रांच में। प्रोपोगेशन ऑफ वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स, जो आपकी जैसे पानी में कोई पत्थर डालो तो एक लहर जैसी बनती है ना, वो। और जो साउंड है, साउंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, साउंड भी एक वेव बनाता है, तो उसकी स्टडी भी हम इस मैकेनिक्स वाले सब्जेक्ट में करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ बेंड रॉड अंडर अ लोड, ये क्या है, थोड़ा सा मैं इसको बनाता हूँ। जैसे ये हमारी एक वॉल है और यहाँ पर हमारा एक रॉड है, ठीक है, ऐसे ये मुड़ा हुआ है, बेंड है, ठीक है, जैसे हुक टाइप का मान लो। अब इस पर एक लोड लग रहा है, लोड का मतलब इस पर कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, इधर से लग सकती है, इधर से लग सकती है, इधर से लग सकती है, ठीक है, कहीं से भी, यहाँ से लग सकती है, 3 डायमेंशनल में बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, कहीं से भी लग रही है। तो कह रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ बेंड रॉड, यानी इस पर लोड लग रहा है और ये स्टेबल कंडीशन में है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, मोड़ और नहीं रहा है ये। तो इसकी स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। अब कहोगे इसका काम क्या है, छोटा सा मैं बता ही देता हूँ। देखो हमने इस पर लोड लगाया, मान लो कोई वेट इसके ऊपर हमने रखा या ऐसे ही हाथ से पकड़ के हमने फोर्स लगाई 2 न्यूटन की, कुछ चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही का ऐसे ही है। 3 न्यूटन लगाई, कुछ नहीं हुआ। 5 न्यूटन फोर्स लगाई, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हमने 6 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये रॉड क्या हो गया, ऐसे मुड़ गया, ठीक है, नीचे दब गया, ऊपर से लगाई हमने, रॉड मुड़ गया। तो हमें ये पता चल गया कि भैया 5 न्यूटन तक ये चीज़ लोड झेल सकती है। इस तरह से हम चीज़ों को बनाते हैं और हम को ये पता करते हैं कि कोई चीज़ कितना लोड सह सकती है, ठीक है, कितना लोड बियर कर सकती है। तो उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम स्टेट तक जानना पड़ेगा कि इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट यानी स्टेबिलिटी कब तक मेंटेन रहती है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लग गया इस मैकेनिक्स समझाने में, लेकिन आई थिंक अब आपको भूलेगा नहीं, एक बार पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी है, मैकेनिक्स वाले सब्जेक्ट की। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात कर लें तो यहाँ पर हम डील करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जहाँ चार्ज से रिलेटेड बात होगी, और मैग्नेटिक फिनोमेना मतलब हम मैग्नेटिक बॉडीज़ की स्टडी करते हैं इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसके जो बेसिक लॉज हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिए हैं, जैसे आपका कूलम हो गया, ओएस्टेड हो गया, और आपका जो एम्फियर हो गया, फ्राडे हो गया, ठीक है, इन लोगों ने दिया, एंड इनकैप्सुलेटेड बाय मैक्सवेल। और इन सारे जो लॉज थे, कॉन्सेप्ट इन जो साइंटिस्ट लोगों ने दिए, उसको इनकैप्सुलेट किया, यानी एक तरह से कह लो इनक्लोज किया। कैप्सूल जो होती है, आप बीमार पड़ते हो कि हो सकता है आपने कैप्सूल खाई हो, तो जो कैप्सूल होती है आप उसे ध्यान से देखना, तो वो एक कवर की तरह होती है, वो बीच में से जॉइंट होता है, दोनों तरफ से पकड़कर खींचोगे तो उसके अंदर दवा होती है। कैप्सूल तो एक कवर होता है, मेन उसकी दवा अंदर होती है। तो इन सब साइंटिस्ट लोगों ने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना से रिलेटेड लॉज दिए, कॉन्सेप्ट दिए, उसको एक तरह से कैप्सूल में बंद कर दिया मैक्सवेल ने इन हिज फेमस सेट ऑफ इक्वेशन, यानी उसकी इक्वेशंस बना दी, 4 इक्वेशंस बहुत ही फेमस है, उसी के अंदर इन सारे लॉज और कॉन्सेप्ट को फिट कर दिया। तो ये हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके मोशन की स्टडी करते हैं। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा याद आ जाए शायद आपको। ये डायग्राम आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, 13th वाले चैप्टर जो मैग्नेटिज्म वाला था।
उसमें इस तरह के सेटअप आपने पढ़ा होगा। ये हमने रेड कलर से मैग्नेट लगाया है और ये ए भी एक कोई कंडक्टर है, उसको हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो ये कंडक्टर एक करंट कैरी कर रहा है और मैग्नेट हमारा क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो इस केस में आपने पढ़ा होगा कि ये जो रॉड है वो मूव करेगा। जैसे इस सेटअप की हम बात करें तो इस सेटअप वाले केस में ये लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो इस मोशन को जो हमने पढ़ा था, तो वैसे तो आपने पूरा साइंस में पढ़ लिया था, लेकिन जब आप अब डिटेल में पढ़ोगे तो ये किसका सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। और क्या पढ़ते हैं, द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट टू एन आर्क वोल्टेज सिग्नल। सर्किट कैसे रिस्पॉन्स करेगी आर्क वोल्टेज के केस में। देखो इसकी थ्योरी में नहीं, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ जिससे आप याद रख सको बस, ठीक है। अब जो आपका वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग की बहुत सारी टेक्निक होती है। एक वेल्डिंग होती है आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, एक हम वेल्डिंग मशीन ले लेते हैं, ठीक है, और एक हमने जॉब ले ली, यानी जिस पे हमें वेल्डिंग करनी है वो हमने ले लिया। इस मशीन से एक कनेक्शन हमने इस जॉब का कर दिया और एक कनेक्शन हमने कर दिया इधर से, पहले इसको बना लेता हूँ मैं। ये आपका ऐसे एक इलेक्ट्रोड, ये होल्डर हो गया, ये आपका एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो इधर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस मशीन के अंदर करंट, वोल्टेज, ये सब आप मेज़र कर सकते हो। यहाँ से जनरेट होता है वोल्टेज और करंट वगैरह। तो जिस चीज़ की वेल्डिंग करनी होती है, ये ब्लैक कलर वाला देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रोड है। इसको हम जॉब के बिल्कुल करीब ले आते हैं, टच नहीं कराते, करीब ले आते हैं, तो वेल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है इसका, और ये जो चीज़ इस पर वेल्डिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ी दूर में हम रखते हैं जिससे एक आर्क बन जाती है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये पिघलते हुए यहाँ पर जाता है और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। बिल्कुल इसको टच नहीं कराया था। हम लोग जब अपने इंजीनियरिंग के टाइम वर्कशॉप में जाते थे तो ये हम लोगों ने वेल्डिंग की है, तो उस केस में गलती से कभी भी टच कर जाता था, क्योंकि बहुत थोड़ा सा गैप मेंटेन करना पड़ता है। उस केस में जब वोल्टेज जो होता है, जब एक आर्क बन रही होती है, तो वो हमारा आर्क वोल्टेज होता है। तो आर्क वोल्टेज के केस में सर्किट का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये पढ़ा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ना होगा। और हम वर्किंग ऑफ एंटीना पढ़ते हैं। जो आपका रेडियो वेव्स है उसका प्रोपगेशन ये कहाँ होता है, आयनोस्फीयर के अंदर होता है, ठीक है। इसी रेडियो वेव्स के जरिए आपके जो रेडियो हो गए, टेलीविजन वगैरह के जो सिग्नल्स आते हैं, इसी के जरिए आते हैं, मतलब इसी में आते हैं। तो ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स है जिसको हम डील करते हैं। अब अगला आता है आपका ऑप्टिक्स। ये किसे डील करता है, फिनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट, यानी जहाँ पर भी लाइट से रिलेटेड बात होगी वो ऑप्टिक्स के अंदर आएगा। जैसे आपका टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की वर्किंग, कलर जो एग्जिबिट होता है एक थिन फिल्म के जरिए, आपने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, यानी बहुत पतली सी एक फिल्म होती है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो उसके कुछ इस सरफेस से कुछ अंदर से जाकर एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आप ऑब्जर्व ही कर सकते हो। जैसे जो सोप बबल होता है उसको ध्यान से देखोगे तो वहाँ बहुत सारे कलर उसकी सरफेस पर बन रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, सोप की जो बबल होती है वो बहुत पतली सी एक लेयर होती है, वहाँ से आपके जो कलर्स हैं वो स्कैटर हो रहे होते हैं। तो इसकी स्टडी होती है इस ऑप्टिक्स के अंदर। अब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लें, तो अगर इसको हम मैकेनिक्स से कंपेयर करें तो मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा था, चीज़ों के मोशन के बारे में। तो यहाँ पर जो पूरी बॉडी है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट एज अ होल उसके मोशन की बात नहीं करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसी हम बात नहीं करते, मोशन की बात करते हैं, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते, पूरे ऑब्जेक्ट के मोशन की बात नहीं करते। तो किसके मोशन की बात करते हैं, मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे 100 डिग्री है और ये 0 डिग्री वाला हमने ऑब्जेक्ट को करीब में रखा, तो क्या हुआ, यहाँ पर से हीट मूव करके यहाँ पहुँच गई। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसकी बात कर रहे हैं, हीट के मोशन की बात कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उससे उसकी जो मोशन है उसकी बात करते हैं। जैसे हम हीट की मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या डील करते हैं, सिस्टम इन द मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल से आपको बताया था थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो यहाँ पर जो चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ठीक है, इसके बारे में हम इस थर्मोडायनेमिक्स वाले सब्जेक्ट में बात करते हैं। अब ये जो चेंजेस हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इसमें जो चेंजेस आता है वो कैसे आता है, एक्सटर्नल वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट के जरिए। एक्सटर्नल वर्क का मतलब क्या हुआ, एसी देखो कैसे वर्क करता है। एक आम आदमी से पूछोगे तो वो क्या कहेगा कि भैया एसी में क्या होता है, ठंडी हवा देता है। ये तो लेमैन लैंग्वेज में हो गई, ठीक है, ये तो देसी बात हो गई। लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट क्या कहता है, एसी का काम होता है रूम की हीट को बाहर निकालना। इसीलिए जो एसी का बाहर वाला हिस्सा होता है, इसे हम कंडेंसर कहते हैं, ठीक है, आउटर भी कहते हैं लोग, तो वहाँ पर आप देखोगे गर्म हवा निकल रही होती है। तो बेसिकली वो रूम की हीट को बाहर निकालता है, ठीक है, अंदर से वो बाहर निकालता है। तो इस केस में एसी क्या करता है, वो एक वर्क करता है, वर्क करा तब जाके टेम्परेचर में चेंज हुआ,
ठीक है, ये समझ गए एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम ट्रांसफर हीट की बात कर लें तो यही चीज़ है, जब टेम्परेचर का चेंज होगा तो हीट का ट्रांसफर होगा कि नहीं, अंदर की हीट बाहर निकली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। जो आपका हीट इंजन है, जो गाड़ी वगैरह में जो इंजन लगा होता है वही आपका हीट इंजन होता है, और जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, तो अगर कोई गाड़ी है वो 1 लीटर तेल में 40 किलोमीटर जाती है और दूसरी गाड़ी है वो 1 लीटर के अंदर 50 किलोमीटर जाती है, तो हम कहेंगे ये 50 किलोमीटर वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो वर्ड एफिशिएंसी समझ गए। इसी तरह रेफ्रिजरेटर की भी है, कम से कम बिजली खर्चा करे और हमें अच्छी ठंडक दे सके। और थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे आपका फिजिकल चेंज कोई हो रहा है, ठीक है, ये हमारा मान लो वाटर है। ठीक है, वाटर है, अब वाटर को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा। इधर साइड हम मान लेते हैं स्टीम है, भाप है, और ये हमारा आइस है। तो मैं आपसे पूछूं कि फिजिकल चेंज का डायरेक्शन क्या होगा उस केस में जब इस वाटर को हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करोगे तो क्या होगा, कोई चीज़ स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी भाप बन जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम कूल करें तो ये आइस बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगा। इसी तरह से केमिकल प्रोसेस, कोई केमिकल चेंज हो रहा है उसका क्या डायरेक्शन होगा, ये भी आप जान सकते हो। ठीक है, आपने पढ़ाई है केमिकल चेंज वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपका थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती है। ठीक है, तो ये आई थिंक इतना सोचा नहीं था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है टॉपिक, लेकिन इसका आपको फ़ायदा ही होगा आगे जब आप ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही है। तो जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आपको आइडिया होगा कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, और दूसरी वीडियोस आप देखना चाहते हो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं मिलता तो कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और पिछली वीडियोस मैंने बताया है कि आपको कैसे प्लेलिस्ट ढूंढना है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके उसके आगे जो बेल आइकन है उसको दबा के और पे क्लिक कर देना, तभी आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी, मैसेज आएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करो, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा, जितना आप शेयर करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ और टाइम का मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। किसी न किसी चीज़ों को, यानी कुछ चीज़ों को तो मुझे बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा बीच में, कि कुछ सब्जेक्ट मैं आगे लेके नहीं चल सकता। तो अगर इसमें अच्छे व्यूज़ रहेंगे, ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, ओके, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।